नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में दृष्टि दोष और दृष्टि दोष के प्रकार को समझा था, समंजन क्षमता को समझा था। आज हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन को। अब वायुमंडलीय अपवर्तन से जानने से पहले आपको जो है कुछ चीजें को जानना पड़ेगा, बेसिक चीज को समझना पड़ेगा। वो बेसिक चीज ये है कि हम जहां रहते हैं पृथ्वी कहते हैं, यानी कि हम जिस पर रहते हैं उसको पृथ्वी कहते हैं। और इस पृथ्वी के ऊपर में वायुमंडल है। जैसे हम यहाँ हैं, यहाँ इधर अगल बगल में क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल क्या होता है, कई गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में क्या होता है, कई गैसों का मिश्रण होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन सबसे अधिक कौन है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब एक चीज को हम लोग ऐसे समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पृथ्वी है। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी। और इसके ऊपर जो है लमसम में 18 से 15 किलोमीटर, 18 से 15 किलोमीटर, कहीं कहीं बुक में 20 किलोमीटर भी दे देता है। ठीक है, 18 से यानी कि पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊंचाई पर कौन से मंडल पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल। कौन से मंडल, क्षोभ मंडल। और जब इससे आप 50 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे, 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तब जो है, यानी कि हम यहां ऐसे लिख देते हैं इसको, ये हुआ आपका क्षोभ मंडल और ये हुआ आपका समताप मंडल। ये क्या हुआ चाचा, समताप मंडल। फिर जो है 50 से आप 80 किलोमीटर यानी कि और 80 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे, यानी ऊंचाई पर जाएंगे, तो आपको मिलेगा मध्य मंडल। क्या मिलेगा, मध्य मंडल। इसके बाद 640 किलोमीटर, 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, तब आपको मिलेगा मध्य मंडल के ऊपर में क्या रहता है, आयन मंडल। क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, आयन मंडल। इसके ऊपर जाएंगे तो ससुरे मिलेंगे बहिर्मंडल या वायुमंडल कहा जाता है। यानी कि 640 किलोमीटर से अनंत तक, यानी कि 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर या उससे भी अधिक किलोमीटर दूरी पर आपको मिलेंगे वायुमंडल या बहिर्मंडल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, बहिर्मंडल। जितना भी मौसम संबंधी घटना होता है, मौसम संबंधी जो घटना होता है, यानी कि बारिश संबंधी जो घटना होता है, वो किस मंडल में होता है चाचा, क्षोभ मंडल में। बादल बनने का भी काम कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। हम लोग रहते हैं भी किस मंडल में है, क्षोभ मंडल में। देखिए ये हम हैं, ये हम हैं, ये हमारा कैमरामैन है, ये हाथ से ये कैमरा पकड़ा हुआ है, बना रहा है। तो हम लोग कहाँ हैं, क्षोभ मंडल में है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में कौन सी घटना होती है, मौसम संबंधी घटना। बादल वगैरह बनने का काम कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। क्या एक बात बताओ कि क्षोभ मंडल में जो है वायुयान चल सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर चलेगा तो यहाँ बादल है, यहाँ बादल है, और वायुयान क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और इसके ऊपर है समताप मंडल। इस ससुरे समताप मंडल में कोई संबंधी घटना नहीं होता है, मौसम संबंधी कुछ भी घटना नहीं होता है। तो वायुयान के लिए सबसे अच्छा, वायुयान के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन सा है, समताप मंडल, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटना होती ही नहीं है। जब यहाँ जो है बादल ही नहीं बनेगा तो वायुयान उड़ने में क्या हर्ज भाई, एकदम दनादन उड़ा दीजिए। तो वायुयान यहाँ क्या हो जाती है, उड़ जाती है। चल वायुयान उड़ जा, हो गया। अब देखिए एगो चीज हम बताते हैं आपको, इसी समताप मंडल में एक ओजोन परत पाए जाते हैं। इसी समताप मंडल में कौन से परत पाए जाते हैं, ओजोन परत पाए जाते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ा हम ओजोन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है,
ओजोन क्या होता है, ओजोन का जो सूत्र होता है वो ऑक्सीजन 3 यानी कि O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर ओजोन बना होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन। ओजोन एक जहरीली गैस है। कैसा गैस है मेरे प्यारे बच्चों, जहरीली गैस है, लेकिन ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। बोलिएगा कैसे चचा, ये तो जहरीली गैस है भैया, जहरीली गैस है। आप पूछेगा कि हमको हानि क्यों नहीं पहुंचाता है, तो चूंकि हमसे बहुत दूर ऊंचा है भैया, तो बहुत ऊंचाई पर है, तो हमको जो है ओजोन कुछ हिला नहीं पाता है। अब हम यहाँ भी एक बात बोल रहे हैं कि ससुरा ओजोन एक जहरीली गैस है और ये पृथ्वी का सुरक्षा भी कवच है, यानी कि पृथ्वी को सुरक्षा भी करता है। ये दोनों कैसे हो गया, एक ही आदमी चोर और एक ही आदमी इंसान कैसे हो सकता है, या नहीं तो वो चोर होगा या नहीं तो वो पूरी तरह से इंसान होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है एक साथ एडजस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो समझिएगा कैसे। देखिए, ये हमारा सूर्य भगवान है, ये हमारा क्या है, सूर्य भगवान है, और ये सूर्य भगवान है, तो यहां से एक किरणें आती है जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट किरण, जिसका नाम क्या है, अल्ट्रा वायलेट किरण, पराबैंगनी किरण, इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट किरण कहता है। और ये ससुरा क्या करता है, ये पराबैंगनी किरण क्या करता है, ये पराबैंगनी किरण अगर आदमी इंसान पर पड़ेगा तो इंसान को कैंसर हो जाएगा, फिर छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी हानि पहुंचाएगा, पेड़ पौधे को भी हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो ये पराबैंगनी किरण को जो है ओजोन परत यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु जो है इस पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक आने नहीं देता है। यहां जैसे आता है पराबैंगनी किरण, जैसे आता है बक 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 ससुरे, इसको मार के इधर भगा देता है। तो इसलिए कहे कि ओजोन परत जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। अब पूछेगा कि जनाब ओजोन परत क्या कहते हैं, परत को इंग्लिश में लेयर कहते हैं। तो परत किसे कहते हैं, तो अरे परत मतलब है, देखिए ई है कलम, इसके ऊपर फिर कलम, इसके ऊपर फिर कलम, तो ये परत बन गया, कलम का परत बन गया। तो उसी तरह ये परत है ऑक्सीजन यानी कि O3 का परत है। कहाँ, तो समताप मंडल में ऑक्सीजन के 3 अणु का परत है, इसलिए इस परत को हम लोग ओजोन परत कहते हैं। और ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें को हमारे पृथ्वी तक आने नहीं देता है, इसलिए ये जो है ओजोन परत जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। इसके ऊपर जाइएगा तो मध्यमंडल, मध्यमंडल में ससुरे उल्का संबंधी घटना होती है, ये क्या है आगे चल के बताएंगे। इसके बाद आयन मंडल है, इसके बाद फिर बहिर्मंडल है। अब देखिए जो आपको जानना चाहिए ना वही हम बता रहे हैं, ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम जितना ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि वायुमंडल कम घना होगा, वायुमंडल कम घना होगा, यानी कि इसका वायुमंडल का घनत्व तो कम होगा, वायु पास पास बहुत कम रहेंगे, फैल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये निचुआ वाला जो है सघन माध्यम में, सघन माध्यम, और जो ऊपरा वाला कम घना है, ऊपर जाएंगे तो कम घना होगा। तो इन निचुआ वाला जो ऊपरा वाला है उसको हम कह सकते हैं कि ये विरल माध्यम है। और हे सूर्य महोदय है, सूर्य की किरणें जब है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, जब सूर्य की किरणें विरल से सघन माध्यम में आती है तो कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है, तो कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये चाहेगी इधर जाने, फिर बोलेगा ना 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 इधर जा, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर इधर। तो यहां क्या होता है कि जो है जब वो अपना पथ जो है पथ को मोड़ते चली जाती है, मतलब झिलमिलाते चली जाती है। सूर्य की किरणें चाहेगी कि हम इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, लेकिन वो सीधा नहीं जा पाती, वो अपना पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि अपने पथ से भटक जाती है। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन।
क्या बोलते हैं चाचा? वायुमंडलीय अपवर्तन। और इसी आधार पर तारे टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के ही कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझते हैं? समझे? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने क्या पढ़ा था अपवर्तन में कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने पथ से हट जाती है, विचलित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। अब जब यही घटना वायुमंडल में हो, जब यही घटना वायुमंडल में हो तो उस ससुरे को बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन मतलब क्या होता है कि वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन। देखिए जब सूर्य की किरणें, ध्यान से समझिएगा, जब सूर्य की किरणें, तो ये वायुमंडल है, यहां पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है आपका, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल के विभिन्न परतों से, हमने बताया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, बताया कई परतों से, कई वायुमंडल के कई परतों से गुजरती है, तो ऊपर का जो माध्यम है, हमने क्या बताया कि ऊपर में हवा कम घना होते हैं, ऊपर में हवा क्या होते हैं? कम घना होते हैं, यानी कि कम, यहाँ ज्यादा घना है, हवा पूरा घना होता, सघन माध्यम है, और ये ससुरे विरल माध्यम है, और ये सघन माध्यम। जब सूर्य की किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती है, यानी कि ऊपर की जो परत है विरल माध्यम की तरह कार्य करती है, जबकि नीचे की जो परत है वो सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। तो जब ऊपर की परत विरल है और नीचे की सघन है, तो क्या यहाँ अपवर्तन की घटना हो रहा है? हो रहा है। तो जब सूर्य की किरणें वायुमंडल के कई परतों से होकर पार होती है, तो वो सूर्य की किरणें क्या होती है कि वो हमें सही ढंग से नहीं दिख पाती है, वो जाना चाहती है इधर, लेकिन फिर इधर मुड़ जाती, फिर टकरा के इधर मुड़ जाती, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहां मुड़ जाती है। यानी कि उनका जो है बहुत बार, कई बार अपवर्तन होता है, और इसी घटना को हम लोग ससुरे बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब होता है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, हम आपको समझा दिए। अब समझते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। हमारे वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें होती है, ऊपर की परतें विरल माध्यम की तरह कार्य करती है, जबकि नीचे की परतें सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। इसलिए जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह प्रकाश की किरण लगातार थोड़ी थोड़ी मुड़ जाती है, थोड़ी 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 मुड़ जाती है, और जब मुड़ जाती है तो इसी घटना को ससुरे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। नहीं समझे? फिर समझाते हैं। देखिए आपके साथ भी ऐसे घटना होती है। ये आपका घर है, एग्जाम के बाद आदमी सोचता है कि चलिए थोड़ा घूमने जाएंगे, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वो घर से अपना मामा घर चला होता है, लेकिन ससुरे तभी उस रास्ते में घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर जाता है, तब तक उसका प्यारा दोस्त जय और बीरू मिल जाता है। अरे दोस्त मिल जाता है तो उस ससुरा दोस्त के घर चला जाता है, फिर वहां से उसका कोई अदर दोस्त मिल गया तो उसके घर चला जाता है, फिर वहां से उबला दोस्त मिल जाता है, समझ रहे, उबला दोस्ताइन, तो उसके घर चला जाता है। पता चला ससुरा ये घर गया था, ये दोस्त के घर होते हुए ससुरा मामा घर चला, समझे ना? समझे? तो इनका कपड़ा जो है, कपड़ा का जो परावर्तन होगा, यानी कि कपड़ा का जो चमक दमक होगा वो कम होता जाएगा, होगा कि नहीं कम? मामा घर चूंकि इधर से घूम के गया है तो कपड़ा मेला होना ही है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं आदमी का अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटना ये है कि तारों का जो टिमटिमाना दिखाई देता है ना, वो ससुरा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जो तारवा नहीं दिखता है भुकुर भुकुर, समझे ना, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और दूसरा उदाहरण ये है
कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 2 मिनट का आभासी अंतर होता है। हम ये दोनों को समझाएंगे कि तारे कैसे टिमटिमाते हैं और ग्रह और चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसका भी हम जवाब देंगे और इसका भी हम जवाब देंगे। तब तक आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन पूछेगा समझाइए 3 या 5 नंबर में पूछ दे तो ससुरे को ऐसे जवाब देना है। तो होता क्या है, जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले तारा किसको कहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय तारा या स्टार, ठीक है, किसको कहेंगे। तो ऐसे पिंड जिसका अपना उष्मा भी हो, यानी कि जिसका अपना ताप हो और जिसका अपना प्रकाश हो, उस ससुरे को बोलते हैं तारा। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य प्रकाश भी देती है और उष्मा भी देती है। उष्मा मतलब गरम, गरम भी देती है, इसलिए सूर्य को तारा कहते हैं। लेकिन ग्रह तारा नहीं है, ग्रह तारा नहीं है, ठीक है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है जो हमारे यानी कि पृथ्वी के काफी नजदीक में है। जो सूर्य यानी कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा को क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। समझ में आया। एक्चुअली में जो तारे जो भुकुर भुकुर नहीं करता है, यानी कि टिमटिमाता है, भुकुर 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 मुचिक माचिक करता है, वो वैसा भुकुर भुकुर नहीं करता, लीची बॉल की तरह वो नहीं करता, झगमगाता नहीं है, बल्कि वो हमको देखने में भ्रम है। मतलब हम देखते हैं, हमको दिखाई देता है कि वो भुक 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 करता है, लेकिन एक्चुअली में वो भुक भुक नहीं करता है। समझे। तो अब कैसे समझते हैं। होता क्या है कि जैसे ये तारा है, ठीक है, ये आपका तारा है। तारा किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। ये तारा, ये सूर्य है, ठीक है, मान लेते हैं सूर्य भी तो एक तारा है। तो जब ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी है तो यहाँ वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रहा है। तो ये ध्यान से समझिएगा कि जब यहाँ से किरणें आएंगी, तो कई वायुमंडल के कई परतों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो वायुमंडल के कई परतों से होकर गुजरेगा तो प्रकाश की दिशा में क्या ला देगा, परिवर्तन ला देगा। इधर उधर इधर उधर रास्ता में परिवर्तन हो जाएगा। और जब रास्ता में परिवर्तन होगा तो हमको लगेगा कि कभी सूर्य यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, तो हमको ऐसा लगेगा। इस कारण जो है हमको यहाँ वहां कभी ऐसा लगेगा, इसलिए हमको तारे क्या दिखाई देंगे, टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। एक्चुअली में वो टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है। तो वही लिखे हैं, इतना बड़ा आंसर लिखे हैं और छोटको आंसर लिखे हैं। तो हमको पता है कि आप लोग यही आंसर आप लोग पसंद कीजिएगा। नहीं रे पगला, ये आंसर लिखना है, अगर सही में नंबर उठाना है तो इस आंसर को लिखिएगा। क्या है आंसर, समझिए। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, सही बात है, बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। ग्रह जो है, जितने भी ग्रह होते हैं वो सब नजदीक होते हैं, जबकि तारे जो है पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित हैं। तो इसलिए एकदम तारा लगेगा ना, एक बिंदु की तरह रहे। तारा नहीं लगता, देखो एकदम छोटा सा एक बिंदु की तरह रहे, जबकि ग्रह वैसा नहीं लगता। अगर ग्रह को आप टेलीस्कोप से देखिएगा तो ऐसे तो नंगी आंख से आप ग्रह को नहीं देख सकते, शुक्र ग्रह ये सब को आप ऐसे नहीं देख सकते, टेलीस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। एक मशीन आता है टेलीस्कोप, ठीक है, उससे आप देखिएगा। तो जब उससे देखिएगा तो आपको लगेगा ना कि ग्रह से जो है एकदम जो तारा जो है, तारा एकदम छोटा सा बिंदी जैसा लगेगा, एकदम छोटा सा बिंदु स्रोत जैसा लगेगा। और जबकि ग्रह से लगेगा कि ससुरा ये ताराओं का कई समूह है। यहाँ ग्रह से जो है लगेगा कि एकदम कई तारा निकल रहे हैं, कई तारा जैसा मतलब प्रकाश निकल रहे हैं, समूह निकल रहे हैं। तो समझिएगा, यहाँ पहले समझिए। तो तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल के विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। ये सही बात है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। इन परतों का घनत्व बदलते रहने से, घनत्व मतलब घना बदलते रहने से इसकी सघनता मतलब भी क्या होता है, सघन मतलब करीब करीब। एक्चुअली में ये भी क्या होता है, घना जैसा ही होता है। इनकी सघनता भी बदलती रहती है। किसी विशेष तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आंखों में आती है और परतों को बदलते रहने से, परत क्या होता है, बदलते रहता है। अरे देखिए, ये जैसे हम बताए थे ना कि ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर में
यहाँ ज्यादा घना, इससे हल्का कम घना, इससे हल्का कम घना, तो परत में क्या हो रहा है, बदला घनत्व में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। परत भी क्या हो रहा है, बदले जा रहे हैं, यानी कि परत में भी क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो जब परत में बदलाव होगा तो तारे का जो प्रतिबिंब है, तो हो सकता है कि कभी इसमें मान लीजिए यहाँ सूर्य की किरणें आ रही है, तो सूर्य की किरणें आ रही है, इसमें कम अपवर्तन होगा, इसमें थोड़ा अधिक अपवर्तन होगा, थोड़ा अधिक, इसमें कम, इसमें कम, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो चूंकि परत का घनापन जो है कम, कहीं अधिक, कहीं कम, कहीं अधिक, ऐसे हो रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति में भी क्या होगा, बदलाव होगा। तो जब बदलाव होगा तो हमको तारे क्या होंगे, टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। समझ में आया। दूसरा लिखे हैं, तारों से निकलने वाली प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो बार बार अपवर्तन होता है, यानी कि बार बार अपवर्तन होता है, जिससे उसकी चमक में भी परिवर्तन होते रहता है, जिस कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत चाचा? अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं प्रतीत होते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये पृथ्वी है और ये आपका जो है तारा है, कोई भी तारा मान लेते हैं, और यहाँ जो है, यहाँ कोई आपका ग्रह है, मान लीजिए ये पृथ्वी के अगल बगल में एक ग्रह है जिसका नाम है शुक्र, कोई भी ग्रह मान लीजिए, शुक्र, अरुण, वरुण, कुछ भी मान लीजिए। तो होता क्या है कि चंद्रमा और ग्रह, हम एक ही को एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ ग्रह को ही लेते हैं, ठीक है, चंद्रमा को छोड़ देते हैं, तो हम सिर्फ ग्रह को ही लेते हैं, ठीक है। ये जो शुक्र है ना वो तारे से नजदीक है, और जब नजदीक है तो ये तारे जो है दूर होने के कारण एकदम छोटा सा बिंदु, मतलब इतनी सा लगेगा ना, एकदम छोटा सा बिंदु स्रोत है, और ये ससुरा प्रकाश का भंडार है, ये प्रकाश का भंडार है। और जब प्रकाश का इसमें बहुत सारे तारे लगेंगे कि इसमें बहुत सारे तारे हैं, तो इसमें क्या होता है कि परावर्तन अपवर्तन तो होता है लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता है। देखिए ये तारे अपवर्तन करेगा, फिर ये तारे इधर अपवर्तन करेगा, ये अपने रास्ते में दोनों खुद का खुद लड़ाई हो रहा है। मतलब ये तारे मान ली यहाँ तारे हैं, यहाँ तारे हैं, यहाँ तारे हैं, तो ये चाहेगा कि हम अपवर्तन करें, फिर इधर तारे इधर टकरा जाएगा, बोलेगा ना हमको इधर जाने दो, ये नहीं, ये भी बोलेगा कि नहीं हमको इधर जाने दो, तो यह खुद जो है आपस में लड़ाई होने लगता है, जिस कारण हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होता है। जबकि हे जो तारे जो हैं वो ससुरे दूर में होते हैं, तो दूर में होते हैं तो कई वायुमंडलीय परतों से उसको आना पड़ता है, और इसको कने वायुमंडलीय परत से आना पड़ेगा, उतना नहीं इसको आना पड़ता वायुमंडलीय परत से, ठीक है। तो ये दूर होने के कारण एक बिंदु स्रोत, मतलब एक छोटा सा प्रकाशीय स्रोत लगेगा। प्रकाशीय स्रोत किसे कहते हैं, जिसे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो ये छोटा सा बिंदु स्रोत लगेगा, और जबकि इसमें लगेगा कि एकदम ये पूरा तारों का समूह है ससुराई, ये तारों का भंडार है, और तारों का भंडार और निकटता होने के कारण पथ में जो विचलन होता है, पथ में जो मुड़ाव होता है वो पता चल ही नहीं पाता है, इसलिए ग्रह और चंद्रमा टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। तो हमने लिखा है कि चंद्रमा और ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं। सबसे मेन रीजन जो है कि टिमटिमाने का सबसे मेन रीजन है कि करीब में है, ये क्या है, करीब में, मतलब दूरी देखा जाता है, और तारे जो क्या होते हैं कि वो दूर होते हैं, वो क्या होते हैं, दूर होते हैं, इसलिए वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो मेन रीजन को पकड़िएगा कि चंद्रमा और ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं, या प्रकाश के भंडार होते हैं। जो प्रकाश किरणें ग्रहों से आती है इनमें अपवर्तन नहीं होता है। निकटता व प्रकाश के भंडार होने के कारण, निकटता व प्रकाश के भंडार होने के साथ साथ उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। फिर लिखे हैं, अगला आंसर लिखे हैं कि चंद्रमा या ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं, फल स्वरूप मतलब परिणाम स्वरूप, जिस कारण तारों के प्रकाशों का लगभग बिंदु स्रोत माना जाता है। यानी कि तारों को जो है प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत माना, एकदम छोटा सा, इतनी सी लगा, कहते हैं कि इतनी सी प्रकाश आ रहा, छोटा सा स्रोत है। जबकि ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है, इसलिए ग्रह से आती किरणें
इसलिए ग्रह से आती किरणें वायुमंडल घट बढ़ के कारण थोड़ा भी विचलन नहीं मालूम पड़ता है। देखिए अपवर्तन तो होता है लेकिन हमको अपवर्तन मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए ग्रह और चंद्रमा टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहला समझा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे जो है अधिक दूरी होने के कारण कई वायुमंडलीय के परतों से आना पड़ता है, जिस कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते कि वो नजदीक है, वो तारों का पूरा भंडार है और वो अधिक निकटता होने के कारण वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ये तारे हैं, ये ग्रह है, तो ये ग्रह है, तो ये ग्रह में क्या है, कई तारों का मतलब समूह, ये मतलब प्रकाश का भंडार है। जब प्रकाश का भंडार है तो ये चाहेगा ससुरा इधर से जाए, इधर से विरल से सघन माध्यम में जाना चाहेगा, लेकिन वो अपना पथ में जैसे चेंज होगा तो ये तारा जो है बोलेगा हमको इधर जाने दो, फिर बोलेगा ये हमको इधर जाने दो, दोनों इधर उधर जाएगा, जिस कारण हमको मालूम पड़ेगा ही नहीं कि किसका विचलन हुआ, किसका पथ में बदलाव हुआ। इसलिए हमें ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं मालूम पड़ेंगे। एक बार इसका हुई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 2-2 मिनट का अंतर क्यों होता है। एगो प्रश्न ये भी है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग के क्यों दिखाई देते हैं, तो वो क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए कि जब आप बिहान को उठते हैं ना तो आपको आभासी अंतर दिखेगा, मतलब सूर्योदय होने से, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले 2 मिनट लगेगा कि अभी सूर्योदय हो गया है, लेकिन एक्चुअली में सूर्योदय नहीं हुआ रहता है, सूर्योदय नहीं हुआ रहता है। तो और सूर्यास्त के भी समय जब ढल जाएगा तो 2 मिनट तक सूर्य चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि कितने कितने अंतर है, सूर्योदय पहले हो जाएगा, 2 मिनट पहले होगा, और सूर्यास्त के समय 2 मिनट बाद होता है सूर्योदय। ठीक है, तो यानी कि टोटल मिला के अंतर कितना होता है, 4 मिनट का। हम कह सकते हैं कि सूर्योदय के समय 2 मिनट का अंतर और सूर्यास्त के समय 2 मिनट का अंतर, टोटल अंतर 4 मिनट का होता है। तो वही प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 2-2 मिनट का आभासी अंतर, आभास होता है, एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन हमको आभास होता है कि ससुरा सूर्योदय हो गया है। 2 मिनट पहले हमको आभास हो जाता है कि सूर्योदय हो गया है। अब कोई आदमी को पता नहीं होगा कि सूर्योदय क्या बजे होता है, तो जाके देख लीजिएगा, पेपर में रोज आता है, प्रभात खबर के ऊपर में लिखा रहता है कि सूर्योदय टाइम फलाना टाइम और सूर्यास्त के टाइम ढेकाना टाइम, समझे ना। आप जाके देख लीजिएगा, लेकिन 2 मिनट पहले जो है सूर्योदय आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसी को आभासी, आभासी मतलब होता है आभास, काल्पनिक, कल्पना कर सकते हैं। जैसे अगर में पक्षी होता तो ससुरे आसमान में उड़ता, तो ये क्या चीज है, आभास कर रहे हैं। हवा क्या है, आभास करते हैं, हवा को समझेंगे ना, महसूस करते हैं, फील करते हैं। मोहब्बत को क्या किया जाता है, फील किया जाता है। ऐसा थोड़ी कि 4 किलो मोहब्बत लेके पॉकेटवा में घूम रहे हैं। कभी किसी को सुने हैं कि कितना आपसे मोहब्बत करते हैं, तो बोलते, कभी सुने हैं कि 4 किलो मोहब्बत करते हैं। तो ये सब आभास करने की चीज है। तो एक्चुअली में होता क्या है, रीजन को समझिए। एगो वर्ड यहां आएगा जिसका नाम है क्षितिज, हॉरिजॉन इंग्लिश में कहते हैं। अब देखते हैं ना कि जब आप दूर दूर तक देखेंगे, अगर दूर दूर तक देखेंगे तो लगेगा कि आसमान और धरती जो है मिला हुआ, मतलब एक दूसरे से मिल गया है। आसमान और धरती एक दूसरे से मिल गया, जो अगर दूर दूर तक देखेंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां से देखेंगे, फिर इसी तरह आपको दिखेगा, मतलब कहीं मिला हुआ नहीं है। तो इसी को क्षितिज कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्षितिज कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। ये सूर्य है और ये क्षितिज रेखा है जो मिलल है ना, जहां हमको मिली हुई दिख रही है, उसी को क्षितिज रेखा कहते हैं। धरती और आसमान जहां मिली हुई दिखती है उसे हम लोग क्षितिज रेखा कहते हैं। अब ससुरे ये क्षितिज रेखा हुआ और यहाँ सूर्य है। एक्चुअली में सूर्य की रोशनी जाना चाहेगा इधर, जाना चाहेगा इधर, लेकिन यहाँ कई परत है। हमने बताया ना कि यहाँ वायुमंडल के कई परत है। उस ससुरे क्या करेगा, वायुमंडल के कई परत होने के कारण इधर जाना चाहेगा, इसको मोड़ देगा, फिर इधर जाएगा, फिर मोड़ देगा, फिर मोड़ देगा, फिर मोड़ देगा, फिर मोड़ देगा, अंततः इधर ना जाकर ये अपना रास्ता चेंज कर लिया, यानी कि मामा घर न जाकर उस ससुरा दोस्त के घर चल गया। इस कारण सूर्यास्त के समय भी हमें
आभासी अंतर दिखता है। अब सूर्योदय के समय क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। ये सूर्योदय है, यहाँ सूर्य उदय हो रहा है, इधर सूर्य उदय हो रहा है। तो जब सूर्य उदय हो रहा है मेरे प्यारे बन्नों, तो उदय हो रहा है तो ये सूर्य जो है इधर से, सूर्य की किरण जो है इधर जाना चाहेगी, लेकिन वायुमंडल के कई परतों होने के कारण सूर्य की किरणें का पथ जो है सूर्य के प्रकाश को मोड़ देता है। जब मोड़ देता है तो हमें आभासी अंतर दिखता है, यानी कि लगता है कि अब सूर्य उदय हो गया। ठीक है, इधर ना जाकर सूर्य की प्रकाश इधर ना जाकर, सूर्य का प्रकाश जो इधर न जाकर इधर जाते हुए प्रति, यानी कि इधर चला, सूर्य का प्रकाश इधर ना जाकर इधर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इधर जो है वायुमंडल की कई परतें हैं, तो ये अपना पथ मोड़ देती है, जिस कारण हमें 2 मिनट का अंतर दिखाई देता है। तो वही लिखे हैं कि सुबह व शाम में जब सूर्य क्षितिज से नीचे होती है, सूर्य क्षितिज से नीचे होती है, अरे शाम को भी सूर्य क्षितिज से नीचे होगी और सुबह को भी सूर्य क्षितिज से नीचे होगी, तो उससे चलने वाली प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है। वायुमंडल में क्या करती है? अधिक दूरी। अरे क्षितिज है तो वायुमंडल में अधिक दूरी तय करेगी। दोपहरिया में हमको काहे ज्यादा धूप लगता है? हमारा कपार पर जो है पर सूर्य का जो प्रकाश जो है बड़ा तीखा पड़ता है, लेकिन नजदीक मतलब कम नजदीक हो जाता है, इसलिए हमको दोपहरिया में ज्यादा गर्मी लगता है। समझे ना? समझे? तो ये ससुरा सुतल है, यानी कि होरिजोन है, यानी कि क्षितिज जैसे ऐसे है, सुतल है, क्षैतिज की तरह है। तो क्षैतिज की तरह है तो अधिक दूरी तय करेगा, अगर सीधा रहेगा तो कम दूरी, यानी कि लंबवत रहेगा तो कम दूरी तय करेगा। तो क्षितिज रहने के बाद जो सूर्य का जो प्रकाश है अधिक दूरी तय करता है, जिस कारण उनका अपवर्तन भी बहुत अधिक होता है। अपवर्तन भी क्या हो जाता है? बहुत अधिक। अपवर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा तो अपना रास्ता में बदलाव करेगा, यानी परिवर्तन करेगा। अपवर्तित होने के कारण सूर्य का आभासी प्रतिबिंब क्षितिज से ऊपर बनने लगता है। इसका आभासी प्रतिबिंब यहां ना बनकर कहां बनने लगता है? हे जगह बनने लगता है। ये पूरा हम गिजमिजा दिए, छछा लिदर कर दिए। इसका प्रतिबिंब इधर ना बनकर यहां बनने लगता है। कहां बनने लगता है? इस जगह पर बनने लगता है, जिस कारण सूर्य जो है सुबह में 2 मिनट पहले और शाम में 2 मिनट बाद तक दिखते रहता है। क्या होता है? दिखते रहता है। कोई दिक्कत समझ में है? अगर समझे तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय टोटल कितने आभासी अंतर होता है? 4 मिनट का आभासी अंतर होता है, याद रहेगा। तो आज हम लोगों ने वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित कंसेप्ट को समझा, और अगला वीडियो में हम लोग देख लेंगे वर्ण विक्षेपण को, इसके बाद प्रकीर्णन को देख लेंगे, इंद्रधनुष कैसे बनता है, फिर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ये सब रंग को देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।